नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, करनी का फल पार्ट 2। कहने के साथ ही चंद्रकेतु भागते हुए घोड़े पर से ही उछलकर उल्टा बैठ गया और एक तीर को कमान पर चढ़ाया और निशाना साध कर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ बूढ़े ठग के एक पुत्र की छाती में जा धंसा। आह! हाय! मेरा बेटा! अरे! इधर चंद्रकेतु ने फिर कमान पर तीर चढ़ाकर ठगों की ओर छोड़ा। वह तीर ठग के दूसरे पुत्र की छाती में जा धंसा। आह! इस प्रकार एक एक करके चंद्रकेतु ने बूढ़े ठग के 6 पुत्र मार दिए। ओह चंद्रकेतु, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मलिका, यह सब कौशल मैंने अपनी शिक्षा काल के दौरान भट्ट ऋषि से सीखा था। फिर वे दोनों ठग के पास पहुंचे। कहो ठग महाशय, क्या हाल है? मुझे माफ कर दो बेटा, अपने पुत्रों का परिणाम देखकर मेरी आंखें खुल गई हैं। तुमने अकारण ही असंख्य निरपराध लोगों को मौत के घाट उतारा है। आज तुम्हारी बारी है, अतः जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेटा, मेरी बात का विश्वास करो। अब मैं कभी ठगी का काम नहीं करूंगा। मुझे मत मारो। मैं अपने जीवन के शेष दिन तुम दोनों की सेवा करके गुजारना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दो और अपना सेवक समझकर अपने साथ ले चलो। इसकी बात पर हरगिज विश्वास न करना चंद्रकेतु, यह चालबाज है। इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। इसे तुम तुरंत मौत के घाट उतार दो। नहीं मलिका, नहीं। इसके बुढ़ापे को देखते हुए हम इसे क्षमा कर देते हैं और इसे अपना सेवक बनाकर साथ ले चलते हैं। मलिका के लाग विरोध करने के बावजूद चंद्रकेतु ने बूढ़े को क्षमा कर दिया। अतः बूढ़ा ठग भी मलिका और चंद्रकेतु के साथ साथ चल पड़ा। चंद्रकेतु, तूने मेरे 6 पुत्रों को मारा है। मैं भी तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुझ पर वार करने से नहीं चूकूंगा। तीनों को सफर करते करते संध्या ढल। मलिका, सामने सरोवर है, क्यों न यहाँ रुककर हम कुछ देर विश्राम करें और फिर स्नान करने के पश्चात आगे बढ़ें। विचार उत्तम है। तीनों ने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए और सरोवर के तट पर बैठ गए। जब चंद्रकेतु सरोवर में स्नान करने के लिए पानी में उतरेगा तो मैं भी सरोवर में उतर जाऊंगा और मौका देखकर चंद्रकेतु को पानी में डुबो दूंगा। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात चंद्रकेतु ने अपने वस्त्र उतारे और स्नान करने के लिए सरोवर में उतर गया। अब मुझे भी सरोवर में उतर जाना चाहिए। बूढ़े ठग ने अपने वस्त्र उतारे और सरोवर की ओर चल पड़ा। सरोवर में उतरकर बूढ़े ने दिखावे के लिए पानी में 1-2 डुबकियां लगाई, फिर तीसरी डुबकी लगाकर पानी में गायब हो गया। दरअसल बूढ़े ठग को पानी में घुसकर सांस रोकने की विद्या आती थी, अतः वह पानी के अंदर अंदर चंद्रकेतु की ओर चल पड़ा। अरे, बूढ़ा अभी तो सरोवर में स्नान कर रहा था, यकायक न जाने कहाँ लोप हो गया। कहीं बूढ़ा पानी में डूब तो नहीं गया? तभी बूढ़ा पानी में तैरता हुआ चंद्रकेतु के पास पहुंच गया और उसका एक पैर पकड़ लिया। अरे, न जाने पानी में मेरा पैर किसने पकड़ लिया है? क्या हुआ चंद्रकेतु? इससे पहले कि चंद्रकेतु मलिका की बात का जवाब दे पाता, बूढ़े ठग ने चंद्रकेतु का पांव नीचे की ओर खींच लिया। अरे, यह क्या? चंद्रकेतु तो डूब रहा है। चंद्रकेतु को पानी की तह में खींचकर बूढ़ा ठग उसका गला दबाने लगा और कुछ ही देर में चंद्रकेतु के प्राण निकल गए। जब काफी देर तक चंद्रकेतु पानी से बाहर न आया तो तट पर खड़ी मलिका फूट फूट कर रोने लगी। हाय, यह क्या हुआ? मेरा पति भी डूब गया। अब मेरा क्या होगा? तभी सरोवर से निकलकर बूढ़ा ठग उसके पास आया। अब यह रोने धोने का नाटक छोड़ो और मेरे साथ चलो। यह तुम क्या कह रहे हो? मेरे पति कहाँ हैं? यह सुनकर बूढ़ा हंसा। तुम्हारे पति को यमलोक पहुंचाकर मैंने अपने 6 बेटों की हत्या का बदला ले लिया है। क्या? अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा। विवशता आंसू बहाती हुई मलिका बूढ़े ठग के साथ चल पड़ी। इस लड़की को मैं किसी अमीर आदमी के हाथों बेच दूंगा। इस प्रकार मुझे काफी धन मिल जाएगा। इधर पाताल लोक में नागराज वासुकी से उनकी पत्नी कह रही थी, महाराज, शिवजी ने हमारे पुत्र नागेश को 20 वर्ष के लिए मांगा था। 20 वर्ष तो पूरे हो गए हैं। अब नागेश पाताल लोक कब आएगा? इतनी अधीर न हो महारानी। आज पृथ्वी पर नागेश का अंतिम दिन है। वह किसी भी क्षण पाताल लोक में आ सकता है। अभी वे दोनों वार्तालाप कर ही रहे थे। अरे, नागेश के मृत शरीर में कुछ हलचल सी हो रही है।
लगता है हमारा पुत्र नागेश पाताल लोक में प्रवेश कर गया है। यकाएक मृत सर्प के शरीर में तड़पन सी हुई और वह फन उठाकर खड़ा हो गया। पिताजी महाराज और माताजी को मेरा प्रणाम। आपका बेटा पृथ्वी पर 20 वर्ष पूरे करके अपने देश लौट आया है। ओह, मेरा बेटा नागेश, मेरे बेटे। सर्प ने एक तेज फुंकार मारी और लहराकर सीधा खड़ा हो गया। अगले ही पल नागेश मनुष्य रूप में राजा वासुकी के सामने खड़ा था। बेटा, बीते हुए 20 वर्षों में तुम्हें देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई। अब तुम्हें देखकर आंखों को कुछ चैन सा मिला है। आओ, हमारे सीने से लग जाओ। नागेश दौड़कर राजा वासुकी के सीने से लग गया। यह देख महारानी नागराज वासुकी से बोली, महाराज, आपसे एक विनती है, यदि आप आज्ञा दें तो कहूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो, क्या बात है? महाराज, मैं चाहती हूँ कि अब इसका विवाह कर दिया जाए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महारानी, हम भी ऐसा ही सोच रहे थे। नागराज वासुकी ने उसी समय अपने मंत्री तक्षक देव को बुलाया। तक्षक देव, हमारा बेटा नागेश 20 वर्ष बाद पाताल लोक वापस लौटा है। हम सोचते हैं कि अब उसका विवाह कर दिया जाए। नेक काम में देरी कैसी महाराज, आपका विचार अत्यंत उत्तम है। इसीलिए तो हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है तक्षक देव। हम तुम्हारी पुत्री नगीना से युवराज नागेश का विवाह करना चाहते हैं। मेरे अहोभाग्य महाराज, जो आपने मुझे इस योग्य समझा। मुझे अपनी पुत्री नगीना का विवाह युवराज नागेश के साथ करके अत्यंत प्रसन्नता होगी। नागराज वासुकी ने तुरंत राज ज्योतिषी को बुलवाया। राज ज्योतिषी जी, आप युवराज नागेश के विवाह का मुहूर्त निकालकर हमें बताइए। जो आज्ञा महाराज। राज ज्योतिषी जी विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए तुरंत पत्रा देखने लगे। कुछ पल बाद, महाराज, यह तो विकट समस्या आ खड़ी हुई है। कैसी समस्या? साफ साफ बताओ राज ज्योतिषी जी। महाराज, आज रात्रि को ही युवराज के विवाह का योग बनता है। इस योग के अतिरिक्त फिर 5 वर्ष पश्चात ही उनके विवाह का योग बनता है। हम 5 वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तब तो एक ही उपाय है महाराज, आज रात्रि को ही युवराज नागेश का विवाह हो जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। तब नागराज वासुकी ने राज ज्योतिषी जी को उचित दक्षिणा देकर विदा कर दिया। फिर मंत्री तक्षक देव से बोले, तक्षक देव, रात्रि होने में अभी कुछ ही घंटे शेष हैं, अतः आप जाइए और जाकर शीघ्र ही विवाह की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। कहकर मंत्री तक्षक देव नागराज वासुकी को प्रणाम करके वहां से वापस लौट गए। तभी नागराज वासुकी ने अपने विशेष दूत को बुलवाया। शंखचूड़, तुम्हें इसी समय कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास जाना होगा। मैं तैयार हूँ महाराज। आज रात्रि को युवराज नागेश का विवाह है। उनसे कहना कि हमने हाथ जोड़कर विनती की है कि वे पार्वती जी सहित इस विवाह में सम्मिलित हों। जी महाराज। शंखचूड़ नागराज वासुकी को प्रणाम करके जैसे ही वहां से जाने को हुआ। शंखचूड़, याद रखना, तुम्हें शिवजी को साथ लेकर शीघ्र ही पाताल लोक वापस लौटना है। मैं इस बात को याद रखूंगा महाराज। इधर युवराज नागेश के विवाह की तैयारियां हो रही थी और उधर आंसू बहाती हुई मलिका बूढ़े ठग के साथ चली जा रही थी। मैंने पहले ही चंद्रकेतु से कहा था कि इस बूढ़े ठग को जीवित न छोड़े, पर चंद्रकेतु ने मेरी एक न सुनी। चलते चलते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां बूढ़े ठग के 6 पुत्रों के शव पड़े थे। उन्हें देखकर मलिका बूढ़े से बोली, तुम कैसे निष्ठुर बाप हो। इस बियाबान जंगल में तुम्हारे 6 पुत्रों की लाशें पड़ी हुई हैं और तुम इन्हें यूं ही छोड़कर जा रहे हो। इस सुनसान व वीरान जगह पर और किया भी क्या जा सकता है। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि इनकी लाशों को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो, ताकि जंगली जीव जंतु इनकी लाशों की दुर्गति न कर सके। यह बात तो तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी किसी सुरक्षित जगह की तलाश करता हूँ। कहकर बूढ़ा ठग चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगा। तभी मलिका एक और इशारा करते हुए बोली, वो देखो, सामने गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा है। लाशों को ले जाकर उस गड्ढे में डाल दो। गड्ढे में लाशें सुरक्षित रहेंगी। बूढ़े ठग को मलिका की बात ठीक लगी। वह अपने पुत्रों को उठा उठाकर गहरे गड्ढे में डालने लगा। अगर मैं इस बूढ़े को इस गहरे गड्ढे में धक्का दे दूं, तो यह कोशिश करने पर भी गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा और मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। जब बूढ़ा ठग अपने छोटे बेटे को गड्ढे में डाल रहा था, अरे मलिका, यह क्या किया। बूढ़ा ठग अपने बेटे के शव के साथ धम से गड्ढे में जा गिरा। फिर उसके मुंह से दर्द भरी कराहें निकलने लगी।
तब उसने कराहते हुए मलिका से कहा, मलिका बेटी, मुझे जल्दी से ऊपर खींच ले, वरना मैं यहाँ बेमौत मारा जाऊंगा। तेरे लिए यही उचित सजा है बूढ़े। अपने बेटों की लाश के साथ साथ अब तू भी इस गड्ढे में सड़ सड़ कर मरेगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।